ये बात तब की है जब मैं छोटा था। मैं अपने परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव दादा दादी के पास हर साल जाया करता था। हम कम से कम 15-20 दिन तो गांव में रुकते थे। मेरे गांव में एक बड़ा सा आम का बगीचा था जो हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर था। उस बगीचे में गांव के लोगों ने अपने अपने आम के पेड़ लगाए थे। गर्मियों का समय था तो मैं गांव के बच्चों के साथ दोपहर में बगीचे के छांव में खेलने जाया करता था। एक दिन जब हम लोग दोपहर में बगीचे में खेल रहे थे, खेलते खेलते मैं अपने चाचा के बेटे को चिढ़ा रहा था। वो मुझ पे काफ़ी भड़क गया और गुस्से में मुझे मारने वो मेरे पीछे आया, तो मैं उससे बचने के लिए भागने लगा। वो मेरे पीछे आया, मैं जी जान लगा के भागता रहा। कुछ 15 मिनट लगातार दौड़ने के बाद मैं रुका और मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैंने देखा कि मेरा भाई तो दूर दूर तक कहीं नहीं है और ना ही वो आम का बगीचा। वो आम का बगीचा वो भी मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। जहाँ मैं खड़ा था वो तो एक बंजर ज़मीन था और मेरा गांव भी वहाँ से नहीं दिख रहा था। वहाँ ना तो कोई पेड़ था और ना ही कोई घर। कोई भी इंसान दूर दूर तक वहाँ नहीं था। ताज्जुब की बात है, वो आम के पेड़ इतने बड़े होकर भी भला दिख कैसे नहीं रहे थे। और मैं तो बस लगभग 15 मिनट ही दौड़ा था। फिर इतने में ये सब अचानक गायब कैसे हो गए। मैंने सोचा मैं तो सीधे एक ही दिशा में दौड़ा हूँ। अगर वापस सीधे ही जाऊंगा तो गांव जरूर पहुंच जाऊंगा। लगभग 30 मिनट चलने के बाद मैंने एक पुराना टूटा फूटा सा मंदिर देखा जो खेतों के बीच में था। मुझे वो मंदिर देख के काफ़ी अजीब लगा कि ये मंदिर ऐसी जगह में आखिर क्यों बना है जहाँ ना तो कोई लोग है और ना ही कोई घर। लेकिन मैंने ये भी सोचा कि शायद मैं किसी को ढूंढ लूँ जो मेरी मदद करे और मुझे घर लौटने में सही मार्ग बताए। गर्मी काफ़ी थी और इतना दौड़ने और लगातार चलने के वजह से मुझे जोरों की प्यास लगी। इधर उधर देखने के बाद मुझे एक हैंडपंप नज़र आया। तभी मैं वहाँ गया और पानी पीने लगा। जब मैं पानी पी रहा था तभी मैंने पीले धोती में एक आदमी को अपने तरफ चलकर आते देखा। मैंने गौर किया कि वो एक टांग से लंगड़ा रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी धीरे चल रहा था। उसके माथे पर कटे हुए कुछ निशान भी थे और अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो हुलिये से वो उसी मंदिर का पुजारी लग रहा था। वो मेरे पास आया और उसने मेरे कंधे पर हाथ रख के पूछा, कौन हो बबुआ? मैंने उसे अपना नाम बता दिया और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद मैं पीछे उनसे रास्ता पूछने के लिए मुड़ा, मगर वो वहाँ नहीं थे। मैं काफ़ी डर गया। एक आदमी जो ठीक से चल भी नहीं सकता था, वो भाग तो नहीं सकता था। क्या वो गायब हो गया? रास्तों से अनजान मैं इतने में भागने लगा। मैं रोने लगा था। मैं रो रहा था और हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा था। मैं बस जी जान लगा के भागता रहा। मुझे पता नहीं मैं कितनी दूर
और कितना देर भागा। भागते भागते जब मैं रुका, मैंने फिर से वही मंदिर देखा, लेकिन इस बार वो टूटा फूटा सा नहीं था। ये देख के मैं काफ़ी डर गया। मुझ में अब और हिम्मत नहीं बची थी कि मैं उसके अंदर जाऊं और किसी से मदद मांगूं। तभी मैंने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोगों को बैठे देखा। मैं काफ़ी डरा हुआ उनके पास गया और मैंने उनसे घर का रास्ता पूछा। उन लोगों ने मुझसे मेरे दादाजी का नाम पूछा। गांव का छोटा होने की वजह से सब लोग एक दूसरे को जानते थे। उन लोगों ने दादाजी का नाम सुनते ही मुझे मेरे घर का रास्ता बता दिया। जैसे ही मैं घर की तरफ बढ़ा, रास्ते में सब कुछ अपना सा लगने लगा। अब घर ज़्यादा दूर नहीं था। मुझे मालूम था मैं कहाँ हूँ और मुझे घर कैसे जाना है। शाम को मैं घर पहुँचा। फिर जब रात हुई तो मैंने अपने दादाजी को सारी वाकया सुनाई। उन्होंने मुझे बताया, बहुत समय पहले की बात है। आम के बगीचे के पास एक मंदिर था, जहाँ एक लंगड़ा पुजारी पूजा करता था और मंदिर की देख रेख करता था। उस मंदिर में भगवान कृष्ण की एक बहुत महंगी मूर्ति थी। एक दिन डकैतों ने पुजारी को मार डाला और कृष्ण जी की मूर्ति के साथ मंदिर भी लूट ले गए। अब वहाँ कोई भी मंदिर नहीं है और वहाँ सिर्फ आम के पेड़ है। दादाजी की सारी बातें काफ़ी अजीब थी मेरे लिए, और वो घटना भी। मैं उन बातों को पचा नहीं पा रहा था। मैंने दादाजी को अपने साथ वहाँ चलने को कहा। सिर्फ मेरे लिए वो वहाँ जाने के लिए मान गए। हमने उस जगह को ढूंढने की काफ़ी बार कोशिश की, लेकिन हर बार हम नाकामयाब हुए। ये सब बिल्कुल मायने नहीं रखता कि मैं कितना दूर चला था और किस दिशा में चला। मुझे बस इतना पता है कि मैं जहाँ भी पहुँच के पीछे पलटा था, मुझे आम के पेड़ हमेशा नज़र आए। मेरे समझ में नहीं आता है, एक ऐसी जगह जो है ही नहीं, मैंने वहाँ पानी पिया था। क्या वो मंदिर का पुजारी था जिसने मुझे रास्ता दिखाया? मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, इस सवाल के जवाब तक मैं कभी नहीं पहुँच पाता हूँ। अगली कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी। वो बताती है कि उसके दादाजी भारतीय सेना में थे और वो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। 1970 के दशक में हिमालयाज़ के सड़क ठीक से नहीं बने थे और ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या थी। हिमाचल प्रदेश में लगभग बहुत से गांवों में सबके अपने अपने देवी देवता होते हैं जिनकी वो लोग पूजा करते हैं। मेरे दोस्त के दादाजी की भी अपनी देवी माँ थी जिनको वो पूजते थे। अब फौज में सूबेदार होने के अलावा उसके दादाजी और उसके फैमिली गांव के मुख्य पुजारी थे। दादाजी पूजा पाठ में काफ़ी निपुण थे। एक दिन छुट्टियों में वो अपने गांव लौट रहे थे। उनका बस उनके गांव के पास रात को पहुंचने वाला था। अब जैसा कि मैंने बताया था, गांव तक सड़क ठीक नहीं था, तो लगभग 1.5-2 किलोमीटर पहले ही उनको बस ने उतार दिया। वो गांव के बस स्टॉप से अपने घर की तरफ पैदल निकल गए। वो अमावस्या की रात थी। चारों तरफ बस घना अंधेरा था। आसपास कहीं कोई भी नहीं था। वो चुपचाप अपने घर की तरफ जा रहे थे कि तभी उन्होंने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। आहट सुन के वो रुक गए और पीछे मुड़े। उन्होंने इंसान की तरह दिखने वाला
एक साया अपने से कुछ फीट दूर खड़ा देखा। अंधेरे में कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था। दादाजी के पास एक लाइटर थी। उन्होंने उस लाइटर को बाहर निकाला और उसको जला के देखने की कोशिश की। उन्होंने देखा एक औरत लाल साड़ी में वहाँ खड़ी थी। दादाजी ने पूछा, क्या आप ठीक है? मगर उधर से बदले में कोई जवाब नहीं आया। दादाजी ने फिर से पूछा, क्या आपको किसी तरह की मदद चाहिए? मगर वो औरत जौ की तो खड़ी रही। अब इससे पहले दादाजी आगे बढ़ते और उसके पास जाके उससे कुछ पूछते, उससे पहले उन्होंने देखा उस औरत के पैर उल्टे हैं। उन्हें सब कुछ समझते ज़रा सी भी देर नहीं लगी। दादाजी समझ चुके थे कि आखिर माजरा क्या है। वो समझ चुके थे कि वो एक डायन थी। दादाजी ने काफ़ी भूत प्रेतों का सामना किया था और कईयों को भूत बाधाओं से आज़ाद भी करवाया था। इसलिए वो उस वक्त डायन को देख के ज़रा सा भी नहीं घबराए। उन्हें मालूम था कि अब आगे उन्हें क्या करना है। उन्होंने लाइटर जलाए रखा और फिर वो देवी माँ की मंत्र ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगे। वो औरत अपने आप में कुछ बड़बड़ाने लगी और फिर वो पतले हवा में गायब हो गई। दादाजी फिर गांव की तरफ निकल गए, मगर पूरे रास्ते ना ही उन्होंने लाइटर बुझाई और ना ही मंत्र पढ़ना बंद किया। घर काफ़ी ऊंचाई पर था। कुछ समय बाद वो घर पहुंच गए और देवी माँ को उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। दूसरी कहानी यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरी कहानी की ओर। मेरा नाम अभिषेक है। मैं कभी कभार ही अपने गांव जाता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से मुझे गांव जाने में 2 दिन लग जाते हैं। एक बार की बात है जब मेरे दादाजी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मैं उनसे मिलने गांव चला आया। उस दिन दादाजी से मिलने के बाद मैं मार्केट के तरफ गया था, जो मेरे घर से कुछ किलोमीटर दूर था। मैं वहाँ अपने दोस्तों से मिलने अपने पसंदीदा चाय और समोसे के स्टॉल पे गया था। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए समय का तो पता ही नहीं चला। फिर मैं घर के तरफ निकल पड़ा। अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था। कुछ समय तक मैं कच्चे सड़क से जा रहा था, पर फिर मैंने इरादा बदल दिया और मैंने शॉर्टकट ले लिया। मैं खेतों और बगीचों के तरफ से होते हुए घर जा रहा था। रात होने लगी थी और मुझे अब भी काफ़ी दूर जाना था। मैं अकेला था और रात में कीड़े मकोड़ों की आवाज़ मेरे अकेलेपन को बता रही थी। रोशनी के लिए बस चांद और कुछ सितारे जो कि आसमान में थे। जब मैं पेड़ों के बीच से गुजर रहा था, तभी कुछ पेड़ के पत्तों की मैंने आहट सुनी। सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। मैं अब भी घर से 1-2 मील दूर था। तभी अचानक मैंने महसूस किया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। वैसे तो मैं मुश्किल से कोई आवाज़ सुन पा रहा था, लेकिन मुझे पता था कोई पीछे तो ज़रूर है। मैंने गांव वालों से किस्से सुने थे कि यहाँ पेड़ों में कोई रहता है जो अकेले राहगीरों का पीछा करता है और उनसे सिगरेट या बीड़ी मांगता है। साथ ही साथ मैंने ये भी सुना था कि हमें ना तो उन्हें कोई जवाब देना है और ना ही पीछे मुड़कर देखना है, क्योंकि आज तक जिसने भी मुड़कर पीछे देखा वो
जिंदा नहीं बचा। एक और बात, आप वहाँ से दौड़कर भाग नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो अगले ही पल वो प्रेत आपके सामने खड़ा होगा। ये सब बात याद आते ही मैं कांप उठा और खुद को कहने लगा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। हालांकि मैं काफ़ी तेज़ी से चलने लगा था। कुछ ही मिनटों में मैं पसीने से लथपथ हो गया। घबराहट में मैंने अपने पॉकेट में हाथ डालकर सिगरेट चेक किया और तभी मेरे कानों में आवाज़ आई, तुम सिगरेट पीते हो? मुझे एक सिगरेट मिलेगी क्या? दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे कहानी की तरफ। ये घटना तब की है जब मैं काफ़ी छोटी थी। मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। मेरी नानी गांव में रहती है, जहाँ से शहर 2 घंटे की दूरी पर है। जहाँ तक मुझे याद है, उस वक्त मैं 12-13 साल की थी और तब गर्मियों की छुट्टी हुई थी। मेरी माँ और मेरी मासी ने मुझे और मेरी छोटी बहन को नानी के गांव ले जाने का फैसला किया। अब चलिए मैं आपको अपने गांव के बारे में कुछ बता दूं। जहां हमारा गांव है वहां काफ़ी पेड़ पौधे, झाड़ियां और बाग बगीचे हैं। वहां हर परिवार का अपना अपना तालाब था। गांव इतना छोटा था और वहां इतने कम लोग थे कि अगर सब एक जगह इकट्ठे हो जाए तो आप सबको 1 मिनट के अंदर गिन लोगे। मेरे घर के बगल में एक अधूरा बनाया हुआ घर था, जिसको वहाँ के स्थानीय लोग भूतिया मानते थे। और यही वजह थी कि आज तक कोई भी उस मकान को पूरा नहीं बना सका। मैं और मेरी बहन इन बातों को समझने के लिए काफ़ी छोटे थे और हमें उस घर के आसपास जाना सख्त मना था। मगर हम लोग बिल्कुल उल्टे दिमाग के थे। हमें जिस काम के लिए मना किया जाए, हम लोगों को बस वही करना रहता था। और हमें पता था कि अब आगे हमें क्या करना है। एक दिन दोपहर में जब सब लोग खाना खाने के बाद सो रहे थे, मैं और मेरी बहन चुपके से घर से निकले और उस बगल वाले घर में खेलने चले गए। वो घर 2 महले का बनने वाला था, लेकिन जैसा मैंने बताया वो अधूरा ही रह गया, जिसकी वजह से वहाँ कुछ सीढ़ियाँ ही बने थे। हम लोग काफ़ी मज़े से वहाँ खेल रहे थे। तब अचानक ज़ोर की एक आवाज़ वहाँ पे आई और हम दोनों तुरंत वहाँ से भागने लगे। मेरी बहन वहाँ गिर गई और उसका पैर कुछ रस्सियों में फंस गया। मैंने उसको उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसका वजन बढ़ते जा रहा था। मैं गायत्री मंत्र पढ़ने लगी, जो मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। मंत्र पढ़ते ही मेरी बहन का वजन नॉर्मल हो गया। हम समय ना बर्बाद करते हुए वहाँ से तुरंत भागे। हम लोगों ने ये बात घर पर किसी को भी नहीं बताई। वो सब कुछ काफ़ी डरावना था। अब जैसा कि हम लोग गांव में रहते थे, तो वहाँ लोग जल्दी ही सो जाया करते थे। रात को खाना खाने के बाद मुझे और मेरी बहन को मम्मी ने सोने के लिए ऊपर के कमरे में भेज दिया। हम लोग काफ़ी डरे हुए थे, तो हमने लाइट ऑन रखने के लिए ही कहा, पर मम्मी नहीं मानी। लेकिन उन्होंने
बालकोनी का लाइट ऑन कर दिया था और उसके बाद मम्मी नीचे चले गई। हम दोनों बहनों ने सोने की काफ़ी कोशिश की, पर हम सो नहीं पा रहे थे। फिर अचानक ही मैंने किसी को बालकनी में खड़े देखा। मैंने लगातार 5 मिनट तक उसको देखा और फिर मैंने अपनी बहन को उसकी तरफ देखने को कहा। अब हम दोनों ही उसको देख पा रहे थे। वो हमारे तरफ मुड़ी हुई थी और लगातार हमें देखी जा रही थी। वो कोई औरत थी। उसके लंबे लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। हम लोग मदद के लिए चिल्लाने ही वाले थे कि हमने एक आवाज़ सुनी, श्श्श, चिल्लाना मत, वरना तुम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद शायद हम दोनों बेहोश हो गए और मुझे याद है उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। मैं जब भी कभी अपनी मम्मी से पूछती हूँ कि आखिर हुआ क्या था उस रात को, तो मेरी मम्मी हर बार मेरे बात को टाल देती है। अब 6 साल के बाद मैं वापस जब गांव गई तो मुझे मालूम हुआ कि किसी ने उस घर में एक औरत का खून कर दिया था और तब से ही उसकी आत्मा उस घर में भटक रही है।